आप सभी को प्रभात का नमस्कार। वेलकम टू फिजिक्स वेदा एंड हियर वी गो फॉर द मैक्सिमम इन डेप्थ कवरेज ऑफ फिजिक्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल की, और जो बेसिक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सर्किट में यूज़ होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने जो जानना था वो जान चुके थे। रेजिस्टेंस, रजिस्टर, ये हमने सर्किट में आपको दिखा रखा था। एमीटर, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या काम करते हैं सर्किट के अंदर, ये सब चीज़ें हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, एंड दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। व्हाट इज ओम्स लॉ? तो बस आप इतना समझ लीजिए कि ओम्स लॉ जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पैरामीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इन सब के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश होता है उसके लिए एक बैकबोन है। बिना ओम्स लॉ के आप रिलेशन को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे आगे जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ओम्स लॉ को जानने के पहले जो हमने पिछली क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं उसका एक क्विक रिकैप हम लोग लेते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी ओम्स लॉ को समझने के लिए। तो चलिए एक एक करके उन चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जैसे हमने बताया था कि करंट के बारे में हमने बताया था, हमने बोला था करंट एक्चुअल में होता क्या? करंट I इज इक्वल्स टू होता है Q डिवाइडेड बाई T, यानी चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट में, डिवाइडेड बाई टाइम। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि फ्लो किया है किसी भी क्रॉस सेक्शन के क्रॉस T टाइम में। तो I इज इक्वल्स टू Q बाई T एम्पियर ये करंट होता है। Q को हम लिख सकते हैं N इंटू E, ये हो जाएगा N इंटू E डिवाइड बाई टाइम। ये रिलेशन आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हमने पढ़ा था, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस N इंटू E, वहां से आता है। तो Q को हमने लिख रखा है N इंटू E डिवाइड बाई टाइम। तो जो हो गया I, करंट की वैल्यू NE बाई T, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। उसके बाद हमने बताया था कि जो करंट होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड्स फ्लो करती है। किसी भी कंडक्टर की बात करें, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का जो फ्लो होता है दिस इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर की तरफ फ्लो होती है। और हमने ये भी कह रखा था कि जो करंट की डायरेक्शन होती है, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट की हम लोग बात करते हैं, तो एक्चुअल में वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन की हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो जैसे हमने कोई भी आपके सामने एक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमने बोला कि ये कोई वायर है, सिंपल सा हमने एक वायर दिखा रखा है, कंडक्टिंग वायर हमने बोल रखा है। हमने बोला कि ये इसका एंड A हो गया, ये आपका एंड B हो गया वायर का, ठीक है। और इसमें एक करंट फ्लो कर रही है I, इसमें हमने दिखा रखा है I अमाउंट ऑफ करंट ऐसे करके फ्लो कर रही है। अब देखिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ चुके हैं। बैटरी में हमने देखा था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होती है वो हायर पोटेंशियल पे कंसीडर की जाती है, जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का होता है वो लोअर पोटेंशियल माना जाता है उसका। और खास करके अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो 12 वोल्ट पे होता है, और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो 0 वोल्ट पे होता है। और हमेशा करंट प्लस से माइनस की तरफ, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, इट मीन्स द करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमने ये मान रखा है कि ये हमने एक पार्ट अलग करके आपको दिखा रखा है किसी भी कंडक्टर का, इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड होगी, उस बैटरी को हमने दिखा नहीं रखा। बस हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो हमने दिखा रखे हैं आपको, इसमें से चलिए मान लिया कि जो एक पॉइंट A यहाँ पे दे रखा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने कह रखा है VA, इस पॉइंट B का पोटेंशियल हमने मान रखा है VB। अब करंट A से B के तरफ फ्लो हो रही है, इट मींस जो VA होगा यानी A का जो पोटेंशियल होगा वो B के पोटेंशियल से ज्यादा रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो करंट होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड्स फ्लो करती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो VA की वैल्यू होगी ये ग्रेटर देन क्या होगी? VB, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट B। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो करंट आपको दिखाई दे रहा है A से B के टुवर्ड्स फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है वो यहाँ पे एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि वो A से B के टुवर्ड्स है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन माने तो हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है करंट का फ्लो। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे वो करंट के अपोजिट यानी पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि जो करंट I होती है ये हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर फ्लो करती है? लोअर पोटेंशियल की तरफ।
लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन होती है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से किधर होती है, हायर पोटेंशियल की तरफ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। इसके हम लोग रिलेशंस के बारे में नहीं जा रहे, जो भी हमने रिलेशन वर्क डन और चार्ज के फॉर्म में रिलेट किया था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का, वहाँ पे अभी हम फिलहाल नहीं जा रहे। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि जैसे एक प्योर कंडक्टर की बात की जाए, कंडक्टिंग वायर की बात की जाए, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एक आइडियल कंडक्टर वायर जो होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा ज़ीरो होता है। उसका वो करंट को रेजिस्ट नहीं करता। अगर हम एक प्योर या फिर रियल आइडियल कंडक्टर की अगर हम बात करें, लेकिन हर एक वायर जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो कुछ ना कुछ करंट को रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से वायर के थ्रू पोटेंशियल का ड्रॉप होता जाता है। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम नहीं होता। तो जैसे अगर हम आपसे ये बोलें कि एक हम बात कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि हमने बात किया एक आइडियल कंडक्टिंग वायर की, तो जैसे मान लीजिए कि एक हमने आपको अगर बैटरी यहाँ पे दिखा रखी है, हमने बोला कि लेट अस सपोज कि ये एक बैटरी है। इस बैटरी में दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल। हम यहाँ पे इसके वोल्टेज के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है कि ये कितने वोल्ट की बैटरी है, हमने सिर्फ ये बोल रखा है कि ये कोई बैटरी है, बैटरी सर्किट में कनेक्टेड है। तो चलिए इस सर्किट को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सर्किट में कुछ ना कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए एक हमने क्या किया कि यहाँ पे एक बल्ब को हमने ऐसे लगा रखा है। उसके बाद ये स्विच वगैरह हम यहाँ पे दिखा नहीं रहे आपको, सिर्फ हम बैटरी और इस बल्ब, इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये आपका बल्ब हो गया, ये आपकी होगी बैटरी। जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे, सपोज कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम ये भी मान लें कि 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट। यानी आप बोलेंगे कि ये जो प्लस वाला टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ये 12 वोल्ट पे होगा, माइनस वाला 0 वोल्ट पे होगा। एक्चुअल में ये जो बैटरी का वोल्टेज होता है ना, किसी भी बैटरी का वोल्टेज, जैसे कि हम लोग आम तौर पे बात करते हैं 24 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, तो एक्चुअल में वो जो वोल्टेज बैटरी का दिया रहता है वो दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं बैटरी के, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स, वो उन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस गिवन होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। जैसे हमने बोल दिया कि 12 वोल्ट के आपके पास एक बैटरी है, इसका मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का जो अलग अलग वोल्टेज है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है। कहने का मतलब हो सकता है कि ये जो प्लस वाला टर्मिनल हो 24 वोल्ट पे हो, ये माइनस वाला 12 वोल्ट पे, तब भी तो 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 वोल्ट आएगा। या हो सकता है कि ये 48 वोल्ट पे रहा हो और ये 36 वोल्ट पे रहा हो, तभी तो 48 में से 36 घटाएंगे 12 वोल्ट आएगा। तो 12 वोल्ट एक्चुअल में प्लस और माइनस ये दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता है, जो बैटरी का वोल्टेज हमें दिया रहता है। तो खास करके अगर ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो इतने वोल्ट पे, नेगेटिव वाला टर्मिनल इतने वोल्ट पे, अगर सिंपल आपको ये गिवन है कि 12 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है, तो सिर्फ आप इतना समझेंगे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर यहाँ पे हम बात करें 12 वोल्ट की आपको बैटरी दे देगी, इसका मतलब कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 12 वोल्ट पे है, नेगेटिव टर्मिनल कितने वोल्ट पे है, 0 वोल्ट पे। आप इस चीज को याद रखिएगा, सर्किट में हम आगे बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कितने वोल्ट पे हम मानेंगे, आप बोलेंगे ये 12 वोल्ट पे है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये कितने वोल्ट पे है, 0 वोल्ट पे। तो 12 माइनस 0 कितना वोल्टेज हो गया, 12 वोल्ट। तो अगर हम अपने मेन वायर की बात करें, अगर ये जो वायर आपको दिख रहा है, ये वायर अगर एक आइडियल कंडक्टर है, तो आप बोलेंगे इसमें कहीं भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल आप सेम कंसीडर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि करंट देखिए, करंट तो इस तरह से फ्लो हो रही होगी, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, ऐसे बल्ब से होते हुए फिर नेगेटिव टर्मिनल में जो करंट है वो एंटर कर जाएगी। हमने शुरुआत में बताया था, जब हमने बैटरी आपको पढ़ाया था, उस समय हमने बोला था कि बैटरी में एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आप सर्किट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बना दीजिए, इधर हमने एक बल्ब लगा दिया, फैन लगा दें, कूलर लगा दें, टीवी फ्रिज कुछ भी लगा दें, सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में लगाएं, किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो इधर, अगर बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी भी करंट निकलेगी, फाइनली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में उतनी करंट जाती ही जाती है। तो अगर बैटरी से आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से निकली है, तो फाइनली पूरा सर्किट जब कंप्लीट करके नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगी तो उतनी ही होगी जितनी कि वो निकली थी। तो आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से निकली, फाइनली यहाँ से आई अमाउंट ऑफ करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है। उसके बाद हमने बैटरी का आपको वर्किंग बता रखा था कि बैटरी फिर कैसे काम करती है, उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले। तो देखिए, यानी कहने का मतलब कि इस वाले
पॉजिटिव जो टर्मिनल है बैटरी का ये 12 वोल्ट पे है, तो इससे चूंकि ये वायर जुड़ा है तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इस वायर पे, जो भी पॉइंट आप कंसीडर करेंगे, हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 12 वोल्ट ही होगा। कहने का मतलब कि हम बोले कि जस्ट बल्ब के इधर वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये 12 वोल्ट ही होगा। इस वाले पॉइंट का आप बोलेंगे ये भी 12 वोल्ट होगा, इस वाले पॉइंट का तो ये भी 12 वोल्ट होगा। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा कितने वोल्टेज होगा, 12 वोल्ट। इधर भी आप वही कह सकते हैं, ये 0 वोल्ट पे है ना, इसका मतलब कि इधर जस्ट बल्ब के इधर वाले अगर पॉइंट, इसके हम पोटेंशियल की बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। यानी कहने का मतलब कि अब देखिए यहां पे बल्ब के क्रॉस अगर हम वोल्टेज का डिफरेंस निकालें तो कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 12 वोल्ट इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है, तो 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। यानी 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इस बल्ब के अक्रॉस। समझ में आया? यानी कि जो बल्ब का ये जो लेफ्ट वाला टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल, ये 12 वोल्ट पे, राइट वाला टर्मिनल 0 वोल्ट पे। इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, तो बल्ब के थ्रू जो करंट फ्लो होगी वो ऐसे होगी, हायर से लोअर की तरफ ये करंट फ्लो करके चली जाएगी। एक बात और याद रखिए, ये जो हमने आपको बता रखा है, अभी जो बता रहे हैं आपको कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर जुड़ा है उस वायर में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होगा। ऐसा सिर्फ तब तक होगा जब तक कि बीच में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं आ जाता। अगर सपोज करिए हम अगर आपसे बोले कि यहाँ पे कोई रजिस्टर आ गया, यहाँ पे हम अगर कोई रजिस्टर लगा दें, फिर आप बोलेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे हम निकालें तो 12 वोल्ट ही होगा। लेकिन अब कोई भी हमने यहाँ पे अप्लायंस एक लगा दिया, जैसे मान लीजिए कि हम अलग से आपको इस सर्किट को छोटा सा बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बोलें कि कुछ इस तरह से था, एक हमने रजिस्टर लगा दिया था, ये बल्ब अपना एज इट इज सर्किट में है और ये साथ ही साथ ये बैटरी अपनी लगी हुई है। ये यहाँ पर भी हम यही बात करें, 12 वोल्ट का है, ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे आई अमाउंट ऑफ निकली। आप बोलेंगे देखिए यहां से लेकर ये पूरा ये जो वायर दिख रहा है ना, इसमें यहां तक तो पोटेंशियल 12 वोल्ट होगा, यानी जस्ट इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हम कहें ये 12 वोल्ट होगा। लेकिन यहां वाले पोटेंशियल की हम बात करें ना तो ये 12 वोल्ट नहीं होने वाला है। अब ये 12 वोल्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई भी रजिस्टर जो होता है वो वोल्टेज को ड्रॉप कराता है, वो वोल्टेज को कम कर देता है। जब करंट उसके क्रॉस फ्लो होगी तो वहां से कुछ ना कुछ वोल्टेज वो लूज करा देगा। तो ये सिर्फ वहीं तक वैलिड है जहां तक बीच में कोई अप्लायंस नहीं आ रहा है। यहां पे चांस की बात क्या थी कि बल्ब तक बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ था, कोई भी रजिस्टर नहीं लगा हुआ था, इसलिए बल्ब तक हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट था। लेकिन यहाँ पे बल्ब तक हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट नहीं होगा। अब जो पोटेंशियल है इस वाले पॉइंट का वो 12 से कुछ कम हो जाएगा वोल्टेज घटने के बाद, यानी बल्ब के लेफ्ट वाले टर्मिनल का पोटेंशियल कुछ अलग होगा। अब तो देखिए आगे जब हम सर्किट एनालिसिस जब हम लोग करेंगे सीरीज पैरेलल, कैसे सॉल्व किया जाता है सर्किट्स को, वो हम बाकायदे आपको बताएंगे फिर। तो चलिए अब हम लोग आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ को समझना कैसे है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आप समझेंगे। हम चाहते हैं कि आप फील कर पाएँ इस लॉ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम किसी भी कंडक्टिंग वायर की अगर बात करें, हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आपको दिखा दे रहे हैं जैसा कि हम हर बार ड्रॉ करते हैं। कंडक्टिंग वायर के क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ये क्रॉस सेक्शन हो गया, ये वायर एक्चुअल में हमने आपको दिखा रखा। इसके बाद हमने ये भी बोल रखा था कि वायर में जो होते हैं इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा दिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बाद इसमें पॉजिटिव लैटिस आयंस होते हैं, वो भी हम चलिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। जो पॉजिटिव लैटिस आयंस है अपने ये करके हमने दिखा रखे हैं। बहुत ज़्यादा हम नहीं दिखा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, बहुत सारे होंगे इसमें। शुरू में हमने ये बताया था कि जब इसके अक्रॉस कोई भी बैटरी हम नहीं लगाते, कोई भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस नहीं लगाते, तो जो अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं और वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं। यानी चार्ज का जो फ्लो होना चाहिए था इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस Q, वो जीरो हो जाता है। तो जब चार्ज का फ्लो Q जीरो हो जाएगा तो I = Q/T, करंट भी जीरो होगी। यानी इस केस में कोई करंट फ्लो नहीं करता इस कंडक्टिंग वायर के क्रॉस। लेकिन जैसे ही हम लोग एक बैटरी लगाते थे तो बैटरी क्या करती थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती थी इस कंडक्टर के क्रॉस। तो चलिए हमने मान लिया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे थी लेफ्ट से राइट की तरफ। तो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सारे के सारे जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स थे इन पे फोर्स लगता था अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया E, ये फोर्स लग रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ये लगा। और ये फोर्स की जो वैल्यू होती थी F = स्मॉल e मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल E। ये बात समझ में है? यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया E के। यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड,
इंटेंसिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा होगी, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। चलिए ये बात तो सही है। दूसरी बात तो ये हमने ये भी आपको बता रखा था कि किसी भी चार्ज से जब हम दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है, और चार्ज से हम दूर जाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है चार्ज से दूर जाने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होती है। हमने आपको ये बताया था, आपको शायद ध्यान होगा, हमने बताया था कि जैसे ये चार्ज हमने कोई ले लिया, यहाँ से आर डिस्टेंस पे अगर हम पोटेंशियल की बात करें v, तो आप बोले थे कि v जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होता है वो आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जहाँ पे जो फील्ड और पोटेंशियल है, हम यहाँ पे अगर किसी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल भी घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगा इस पॉइंट के कंपेयर में। तो अब ये भी कह सकते हैं कि जो v और e होता है ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। 12th में अब जाएंगे तो आपको एक रिलेशन पढ़ने को मिलेगा, v इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाई डी या r ऐसे कुछ करके। लेकिन हम लोग वो रिलेशन यहाँ पे उसको डिफाइन नहीं करने वाले, सिर्फ हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो v होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e होता है। तो चलिए इसको भी लिख लिया जाए कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, e के है। ठीक है, यानी पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, e के है। अब एक बात और, अगर फोर्स लग रहा है फोर्स अगर लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो आप बोल सकते हैं उसमें एक्सेलरेशन भी तो डेवलप होता था, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट भी तो होते थे। वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी भाई, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाई मास। ये हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं। फोर्स का मतलब स्मॉल डी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ई, जो हो गया स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाई एम। अब ये कह सकते हैं कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का है वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, यानी जो एक्सेलरेशन हो गया वो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ गया। यानी एक्सेलरेशन यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, ई के। तो एक तो रिलेशन यहाँ से आपको ये मिला, एक्सेलरेशन जो भी चार्ज कैरियर्स हैं कंडक्टर के अंदर उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो उसके अक्रॉस अप्लाई किया गया। ठीक है, तो अब ये भी कह सकते हैं अगला रिलेशन कि जो ए है ये ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब आगे देखिए, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अब आप खुद सोचिए कि अब इसको आप ऐसे आगे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा v डिवाइड बाई, चलिए टाइम हमने कह दिया t। a की वैल्यू जब ज्यादा होगी तो आप बोलेंगे जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो बहुत ज्यादा होगा, यानी वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज बढ़ने वाली है। अब आप ऐसा समझिए, a बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी में चेंज ज्यादा होगा, आप ऐसे इसको समझिए। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके यहां से निकल के आ रहा है, डेल्टा v के। यानी एक्सेलरेशन अगर ज्यादा है तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चार्ज कैरियर्स हैं उनके वेलोसिटी में चेंज बहुत ज़्यादा होगा, यानी बहुत फास्ट उनकी वेलोसिटी, बहुत तेज उनकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होने वाली है, चेंज होने वाली है। अब जब ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा उनकी तेज चेंज होगी, बहुत ज़्यादा तेज उनकी वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो आप एक बात सोचिए लॉजिकली यहाँ पे कि पहले मान लीजिए कि इस वाले एंड से इस वाले एंड तक 1 सेकेंड में 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। सोचिए पहले इस वाले एंड से इस वाले एंड तक 1 सेकेंड में 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। अगर वेलोसिटी बढ़ी यानी एक्सेलरेशन अगर इन्वॉल्व हुआ तो आप बोलेंगे अब हो सकता है कि 50 से 100 इलेक्ट्रॉन आए उतने ही टाइम में, 1 सेकेंड में। तो जब चार्ज बढ़ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि इसका मतलब फिर तो करंट ऑब्वियस सी बात है बढ़नी ही बढ़नी है। समझ में आया? तो देखिए इसको हम रिलेट कैसे करेंगे। पहले तो हम ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हम लोग बाद में लिखेंगे। ये देखिए ओम्स लॉ को सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए सब चीजें हम आपको समझा रहे हैं कि ओम्स लॉ को आखिरकार हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे जो मेन अपनी चीजें हैं वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए होता क्या, जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया किसी भी रजिस्टर के क्रॉस या किसी भी कंडक्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो हमने बैटरी लगाई है उसका वोल्टेज बढ़ाएं या घटाएं उसकी हम बात करें। तो चलिए हम मान ले रहे हैं कि जो है वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है। तो जैसे ही वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे, एरो हमने अपोर डायरेक्शन में कर रखा है, मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं किसी भी कंडक्टर के क्रॉस ऐसे जो बैटरी लगी है हम उसकी बात कर रहे हैं।
v जैसे ही बढ़ाएंगे तो आप बोलेंगे उसका मतलब कि e भी बढ़ने वाला है। आप ऐसे लिखिए कि विच इंप्लाइज जो e होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब e बढ़ेगा तो आप बोलेंगे तब तो इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स है वो बढ़ेगा। ठीक है, हमने बोल रखा है, ठीक है भाई, फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे लगने वाला फोर्स पे जो है वो बढ़ रहा है। फोर्स अगर बढ़ेगा तो आप बोलेंगे कि भाई जो फोर्स होता है, फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात तो क्लियर है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब e बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन जो है e के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज होगी। आप यहाँ से देख सकते हैं जो एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जब E बढ़ेगा, या आप कह सकते हैं कि जब F बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा। जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो आप बोलेंगे जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, रेट ऑफ चेंज चेंज इन वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा V जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी बहुत तेज, तो आप बोलेंगे तब तो जो चार्ज है उतने ही टाइम की अगर हम बात करें तो जो चार्ज का फ्लो है अब वो बढ़ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि फाइनली हमें क्या मिला कि जो Q है वो इंक्रीज कर रहा है। जब Q इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट को इंक्रीज होना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे तब तो करंट की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? तब करंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी आप ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल में जब वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की या चार्ज कैरियर्स की जब वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ कि जैसे मान लीजिए कि 50 इलेक्ट्रॉन्स पहले 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ रहे थे, तो हो सकता है कि अब 85 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में ही आ जाए। तो टाइम घटेगा तब भी तो करंट बढ़ेगी ना। तो फाइनली आप क्या देखेंगे, आप ये बोलेंगे कि भाई इसका मतलब कि जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया गया तो फाइनली हमें क्या मिला, करंट बढ़ी हुई मिली। आप ये रिलेशन अब देखिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने पे क्या हुआ, करंट बढ़ गई। यानी हम लिख सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर बोल सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। देखिए जब इसके स्टेटमेंट की हम लोग बात करते हैं ना, तो स्टेटमेंट में यही बोला जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी किसी भी कंडक्टिंग वायर में या किसी भी रजिस्टर के क्रॉस या किसी भी रजिस्टर में जो करंट फ्लो होती है उसमें और वोल्टेज में क्या रिलेशन है, तो ये बोला जाता है कि वोल्टेज जो डिफरेंस होता है उस रजिस्टर के क्रॉस या उस कंडक्टिंग वायर में, वो वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी वहां पे ये बोला जाता है कि वोल्टेज जो है वो करंट पे डिपेंड करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिपेंड करंट करती है वोल्टेज पे। आप यहां से देख सकते हैं, देखिए करंट बढ़ी नहीं होती अगर ये V बढ़ा नहीं होता। I के बढ़ने के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल है वोल्टेज का बढ़ना। अगर वोल्टेज नहीं बढ़ता तो करंट नहीं बढ़ती। इट मीन्स करंट यहाँ पे एक डिपेंडेंट फैक्टर है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलेंगे वो डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर। तो आप यहाँ पे ये बोलेंगे ओम्स लॉ कि अब अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो चलिए इसको हम एक सर्किट, पहले इसको हम एक ड्रॉ कर दे रहे हैं सिंपल सा आपके सामने सर्किट। हमने बोला कि एक सर्किट है, इस सर्किट में एक भाई रजिस्टर तो होगा ही होगा। सिंबॉलिक फॉर्म में हमने रजिस्टर लगा दिया। अब ये रजिस्टर कुछ भी हो सकता है, ये रजिस्टर आपका फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, वॉटेवर कुछ भी हो सकता है। एक हमने बैटरी लगा दी, चलिए एक स्विच यहाँ पे लगा दिया जाए और ये हमने आपको ऐसा दिखा दिया। ठीक है, स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे आप बोलेंगे तब तो करंट यहाँ से फ्लो होगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। चलिए हमने मान लिया V वोल्टेज। तो जब ये V वोल्टेज हमने मान रखा है तो आप बोलेंगे यहाँ पे ये रजिस्टर का जस्ट ये वाला जो एंड है यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, V वोल्ट। ये एक्चुअल में 0 वोल्ट पे होता है, ये तो आपको पता है ना, अभी हमने बताया। ये आपका हो जाएगा V वोल्ट पे और ये नेगेटिव कितने वोल्ट पे हो जाएगा, 0 वोल्ट पे। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे V माइनस 0 यानी V वोल्ट का डिफरेंस है। अब इस वोल्टेज को अगर बढ़ाएंगे ना, अगर बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब कि इसके क्रॉस हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब करंट बढ़ेगी। इसमें करंट को हमने दिखा रखा है I। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो I होगा ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, आप इसी को ऐसे लिख लीजिए कि V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। दोनों सेम रेशियो से बढ़ते हैं। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। अब वो होता है R। V इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई I।
ठीक है, और R को बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, या फिर जिस रजिस्टर में ये करंट फ्लो हो रही है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू। R यहाँ पे क्या चीज़ है, तो आप इसको याद रखिएगा, R कुछ नहीं है, ये रेजिस्टेंस है, एक कांस्टेंट टर्म होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है, ये यूनिट इसकी होती है ओम। हमने पिछले वाले लेक्चर में इसको डिफाइन किया था, इसका ये सिंबल होता है ओम का। हमने रेजिस्टेंस और रजिस्टर का मतलब बताया था। रजिस्टर का मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपकी रजिस्टर होती है जो करंट को अपोज करे, जो चार्ज फ्लो को अपोज करे, वो रजिस्टर होती है, और जितने अमाउंट में वो अपोज करती है वो वैल्यू कहलाती है रेजिस्टेंस वैल्यू। तो चलिए, ये एक रजिस्टर था और इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या थी, R थी, हमने ये जूम कर रखा है। इसमें करंट फ्लो हो रही थी I, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था V, तो VIR के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई I। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पे एक और जो मेन कंडीशन होती है, वो कंडीशन आप याद रखेंगे। वो कंडीशन होती क्या है कि जब ये ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, या ओम्स लॉ का जब ये रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है, उस केस में कुछ फिजिकल कंडीशंस होती हैं जिनको हम फिक्स कर देते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया सर्किट का, ठीक है। सिर्फ हमें ये जानना है कि वोल्टेज चेंज होकर करंट को किस हिसाब से चेंज कर रहा है। अभी देखिए, यहाँ पे हम लोग इसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं करेंगे, इसके जस्ट बाद हम आपको एक लेक्चर जब देंगे वहाँ पे हम इसको ये बताएंगे कि एक्सपेरिमेंट आखिरकार परफॉर्म कैसे किया गया था, कैसे वोल्टेज के डिफरेंट वैल्यू के लिए करंट के डिफरेंट वैल्यू निकाली गई, और बाद में देखा गया तो जो रिलेशन निकला वो इस टाइप का निकला कि जो वोल्टेज था वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। और यहाँ से फिर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया गया तो कांस्टेंट आ गया R मल्टीप्लाइड बाई I। तो यहाँ पे कंडीशन में आप ये लिख लीजिए कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे है, कंडीशन यानी कि प्रेशर टेम्परेचर ये मस्ट बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होनी चाहिए जब ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, तो जिस रिलेशन को इस्टेब्लिश करते वक्त यहाँ पे जगह है, आप चाहें तो इसको रिलेशन को पूरा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल उसका भी यहाँ पे हमें कुछ सेंस नहीं दिख रहा है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा आपको इधर ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। बैटरी को हम नहीं दिखाने वाले, सिर्फ इस वाले सेक्शन को हम दिखा रहे हैं। हमने क्या बोला कि एक रजिस्टर है, ठीक है, एक रजिस्टर हमने ड्रॉ कर दिया, इस रजिस्टर से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है भाई, हमने करंट को ड्रॉ कर दिया I, करंट हमने दिखा दिया। इस रजिस्टर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू है, ठीक है, वो हमने बोल दिया R, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू। करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, मतलब इस रजिस्टर का जो लेफ्ट वाला टर्मिनल रहा होगा ये रहा होगा हायर पोटेंशियल पे, और जो राइट वाला टर्मिनल रहा होगा ये रहा होगा लोअर पोटेंशियल पे। चलो ये बात भी सही है। तो चलिए इसके पोटेंशियल को कुछ ना कुछ एज्यूम कर लिया जाए। मान लिया हमने कि इसका पोटेंशियल VA है, इसका पोटेंशियल है VB, ठीक है, ये टर्मिनल आपका था A, ये टर्मिनल आपका था B। तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दोनों टर्मिनल के बीच में वो हो जाएगा VA माइनस VB, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल की अगर हम बात करें। और हम यहाँ पे ये कह दें कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V वोल्टेज है। इस रजिस्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया, V वोल्ट। तो जो रिलेशन अपना निकल के आया था वही तो है, V इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई I, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और V को ही तो हम लिखते हैं ना दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस, और वो कितना हो जाएगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो आप बोलेंगे कि VA माइनस VB इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई I, ठीक है। या फिर यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R, ये VA माइनस VB डिवाइड बाई R। तो देखिए एक चीज आप यहां से समझ लीजिए, वो हम क्या आपको समझाना चाहते हैं कि किसी भी रजिस्टर में अगर आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उस रजिस्टर के अक्रॉस आप पोटेंशियल का डिफरेंस रखिए डिवाइडेड बाई उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू, वो आपको बता देगा उसमें कितनी करंट फ्लो होने वाली है, कितनी करंट फ्लो उसमें हो रही है। समझ में आया? VA माइनस VB को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर या पोटेंशियल ड्रॉप इन द रजिस्टर। अब इसको याद रखिए, इसको हम लिख दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए जो V है इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, यानी रजिस्टर के टर्मिनल्स को हमने A और B मान रखे हैं। इसको क्या क्या नाम दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है
एक तो बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर या अक्रॉस आर कर दें, ठीक है, या फिर इसी को हम बोलेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप, इसको बोलिए ज़्यादा सही है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, ये इसको नाम दिया गया, ठीक है। अब एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, जो यहां पे आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, आपने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9th में कि जो स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे एक इक्वेशन अगर हम आपसे पूछें कि सपोज करिए कि दो वेरिएबल है, एक लीनियर इक्वेशन आपके सामने है, y इज इक्वल्स टू 2x, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आप, कैसा बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा। y इज इक्वल्स टू 4x की हम बात करें, 2 की जगह पे हमने कर दिया 4x, तो आप बोलेंगे जहां भी x और y के बीच में एक लीनियर रिलेशन है, x का पावर भी 1 है, y का भी पावर 1 है, तो जहां भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, जहां भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, दोनों तो ओरिजिन से पास होंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस किस बात का होगा? तो देखिए डिफरेंस इस बात का होगा ना कि जैसे एक हमने x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी, ये हमने x बना रखा है, ये हमने y बना रखा है, ये आपका हो गया ओरिजिन। तो जब ये हमने ड्रॉ कर रखा है एक y इज इक्वल टू सपोज करिए 2x को, ठीक है। अब हमें y इज इक्वल टू 4x को ड्रॉ करना है ना, तो देखिए वो भी पास तो ओरिजिन से करेगा, लेकिन वो एंगल ज्यादा बनाएगा x एक्सिस के साथ। देखिए ये है y इज इक्वल टू 2x वाला, लेकिन 4x वाला इतना एंगल बना रहा है, बड़ा एंगल बना रहा है, तो ये हो गया y इक्वल टू 4x वाला। समझ में आया? 4 एक कांस्टेंट है, यहाँ 2 एक कांस्टेंट है। तो ऐसे ही हम v और i के बीच में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, यहाँ पर जैसे दो चीजें वेरिएबल है ना, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, x वेरिएबल y वेरिएबल, और ये बाकी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर भी देखिए v वेरिएबल है, i वेरिएबल है, क्योंकि वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं तो करंट चेंज हो रहा है, चेंज होगा, ये हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा v और i के बीच में, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, उसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। अगर एक ही एक्सिस पे हम ग्राफ को ड्रॉ करें, ये हमने बोल रखा है कि ये हो गया v, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया करंट को, और ये आपका हो गया ओरिजिन। तो इसका भी जो ग्राफ होता है वो भी एक स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, ठीक है। v और i के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये हो गया आपका थीटा एंगल, ठीक है। तो यहां से जब tan थीटा हम लोग निकालते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है r, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो आप यहां पे लिखेंगे r इज इक्वल्स टू tan थीटा। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी, इसलिए आपको एक चीज़ थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये टर्म कि r इज इक्वल्स टू tan थीटा की हम क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक्चुअली जैसे मान लीजिए कि दो कंडक्टर आपके सामने दे दिए गए, एक था कॉपर का कंडक्टर, एक था एल्यूमिनियम का कंडक्टर, दोनों को ऑपरेट किया गया एक ही बैटरी से, वोल्टेज को चेंज किया गया, करंट की वैल्यू नोट की गई, एक बार कॉपर को लेकर एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बार उस एल्यूमिनियम को लेकर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो एक्चुअली में दोनों तो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, लेकिन आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है कॉपर के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो जो कॉपर वाला ग्राफ होगा वो ये वाला होगा, नीचे वाला, वो कम एंगल बनाएगा, लेकिन जब एल्यूमिनियम के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कॉपर के लिए हो गया, ये एल्यूमिनियम के लिए हो गया ज़्यादा, ठीक है। यानी एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। आप ऐसे भी इस चीज़ को जज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको एक रैंडम ग्राफ ऐसे दे दिया, करंट और वोल्टेज के बीच में किस एक्सिस पे हमने क्या लिया है, उससे उसको आप कुछ देर के लिए फिलहाल भूल जाएं। देखिए कैसे आप पता कर पाएंगे किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, किसका रेजिस्टेंस कम। एक हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, हमने बोला कि ये कंडक्टर ए का है ग्राफ, एक हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, हमने बोला कि ये कंडक्टर बी का है ग्राफ। बताइए किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा है, किसकी कम है। तो आप क्या करेंगे, आप काम क्या करिएगा, एक वोल्टेज की वैल्यू फिक्स कर लीजिए। आपने बोला कि भाई इस पे हमने वोल्टेज को लिया है, चलिए हमने मान लिया कि ये कोई वोल्टेज की वैल्यू है। अब देखते हैं इस वोल्टेज पे करंट कंडक्टर ए में कितना करंट फ्लो हुआ। तो जस्ट जिस पे आगे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, तो यहाँ पे कट कर रहा है। अब इसको नीचे करिए तो ये करंट हमने मान लिया आई ए। अब इसी वोल्टेज पे, इस पर्टिकुलर वोल्टेज V पे, B में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको जस्ट ड्रॉप करिए एक परपेंडिकुलर, तो ये हो गया IB।
तो देखिए सेम वोल्टेज हमने लिया, लेकिन कंडक्टर बी में जो करंट है वो कम फ्लो कर रही है, कंडक्टर ए में करंट ज़्यादा फ्लो कर रही है। यानी कंडक्टर बी ज़्यादा अपोज कर रहा है, तभी तो करंट यहाँ पे कम फ्लो कर रही है ना, उसमें कंडक्टर बी कम अपोज कर रहा है, यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो आई ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है आई बी, यानी कंडक्टर ए में करंट ज़्यादा फ्लो कर रही है, यानी कंडक्टर ए का रेजिस्टेंस कम रहा होगा तभी। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इसके रेजिस्टेंस को, ए के रेजिस्टेंस को आर ए मान लें, बी के रेजिस्टेंस को अगर हम आर बी मान लें, तो यहाँ से क्या आप कह सकते हैं कि जो आर ए होगा वो कम होगा आर बी से, यानी ए का रेजिस्टेंस कम होगा, बी का रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो देखिए फिलहाल हम आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें बता पाते हैं एक बार में जितना बोर्ड पे एक बार में आ पाता है। उसके पीछे एक रीज़न है, इसको मिटाना थोड़ा मुश्किल होता है, मिटाने में प्रॉब्लम आती है, नहीं तो मिटा के इसमें बहुत सारी चीज़ें जो छूट जाती हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको चीज़ें बताएं, लेकिन फिलहाल जो मेन चीज़ें हैं वो हम आपको बता चुके हैं। ओम्स लॉ में सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि द करंट इन एनी रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। आप इसको ये बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि द करंट थ्रू एनी रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस और रजिस्टर। उस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर आप ये बोल दीजिए कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, सिंपल शब्दों में। लेकिन ये चीज़ आपको बोलनी ज़रूरी है, कंसिडरिंग ऑल द फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट, यानी प्रेशर टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। यानी जब ये चीज़ें कांस्टेंट हैं उस केस में जो करंट होगा वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। थोड़ा आपको ये दिक्कत लग रहा होगा, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हम इसके कांस्टेंट होने की बात क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न होता है। हम जब रजिस्टिविटी आपको बताएंगे, जब बताएंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको जानने को मिलेगा कि आखिरकार हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि वोल्टेज चेंज हो के करंट को कितना चेंज कर रही है। यानी हमारा सिर्फ मोटिव ये है कि करंट चेंज हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज की वजह से। लेकिन जब टेम्परेचर को हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे ना, टेम्परेचर को जब हम चेंज करते जाएंगे तो वोल्टेज तो करंट को चेंज करेगा ही करेगा, टेम्परेचर भी करंट को चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर एक्चुअल में कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बदल देता है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और भी जो चीज़ें अफेक्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस वैल्यू को या करंट को, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। तो आई होप कि ये ओम्स लॉ की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपके समझ में आई होगी। देखिए हमने V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ किया है, I वर्सेस V ग्राफ भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि हम Y एक्सिस पे वोल्टेज लें, X एक्सिस पे हम करंट को लें, ये भी तो कर सकते हैं ना। किसी ने बोला सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने इस एक्सिस पे करंट को ले लिया, इस एक्सिस पे हमने वोल्टेज को ले लिया, कोई बात नहीं, यहाँ भी जो ग्राफ होगा वो ऐसा ही ड्रॉ होगा। आप देख सकते हैं हमने बोल दिया कि ये किसी कंडक्टर 1 का ग्राफ है, ये ड्रॉ कर दिया हमने कंडक्टर 2 का ग्राफ। बताइए किसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, किसका कम है। तो आप सिंपली काम करिए, वही चीज़ जो हमने बोला कि वोल्टेज की एक वैल्यू फिक्स करिए, उस पर देखिए करंट दोनों में। तो चलिए हमने मान लिया वोल्टेज की ये फिक्स वैल्यू ले ली। अब बोलेंगे इस पर हम जब करंट देखेंगे तो जस्ट ऊपर जाएंगे, तो देखा हमने 1 को ग्राफ ये जो है यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये हो गया I1। और जस्ट ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे 2 के लिए यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये हो गया I2। देखिए इस सेम वोल्टेज V पे इस कंडक्टर 2 में इतनी करंट फ्लो हो रही है, लेकिन इस कंडक्टर 1 में सिर्फ इतनी करंट फ्लो हो रही है। यानी कि जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है उसका रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है कम रहा होगा, उसने कम अपोज किया होगा। जिसमें कम करंट है उसने ज़्यादा अपोज किया। तो I1 की वैल्यू I2 से कम है, यानी I1 इज लेस देन I2। ऐसा तभी रहा होगा जब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहा हो, यानी R1 मस्ट बी ग्रेटर देन R2। R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा होगी। तो ये ओम्स लॉ था जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी था। सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर जब सर्किट्स वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जो कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं फिलहाल थ्योरी में, थ्योरी सेक्शन में जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट छूट जा रहे हैं, हालांकि छूटेंगे नहीं, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। फिर भी अगर कुछ छूट जाए तो हम लोग जब न्यूमेरिकल सेक्शन कवर करेंगे तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें हम कवर करा देंगे। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। हैव अ गुड टाइम।